जय हिंद का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट सीरीज देखेंगे। ये 9वां टेस्ट देखेंगे आज हम लोग। टोटल 200 क्वेश्चन इसमें हैं, 140 जीएस है, 60 हिंदी है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है। इसको आप लोग देख सकते हैं जाके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन अभिकथन और कारण है। क्या दिया हुआ है? अभिकथन है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। कारण क्या दिया हुआ है? यहाँ अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। और दूसरा, यहाँ अवसादों के निक्षेपण द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। गोंडवाना संरचना के संबंध में दामोदर और महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा बेसिन से है। ठीक है। और इसमें लगभग 98% कोयले का भंडार पाया जाता है। गोंडवाना लैंड में 98% कोयले का भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। पूर्वी भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्वी भारत का क्षेत्र कौन सा है? ये पूर्वी भारत है। पूर्वी भारत, इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हिमालय की, उसी को आपको करना है क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ करना है, ऊपर से दक्षिण के क्रम में। यहाँ पर भी है पहाड़ियाँ। ठीक। तो मिकिर, मिश्मी, डाफला, मिजो, मिश्मी, डाफला, मिकिर, मिजो, डाफला, मिकिर, मिजो, मिश्मी, मिश्मी, मिकिर, मिजो, डाफला। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिश्मी है, यहाँ मिश्मी उत्तर दक्षिण क्रम में, मिश्मी यहाँ है। मिश्मी यहाँ है आपका, मिश्मी यहाँ है। और मेरी जो है, मेरी यहाँ पर है। और डाफला जो है यहाँ पर है, डाफला। मीजो हिल्स यहाँ पर है नीचे सबसे, मीजो हिल्स। दक्षिण में सबसे मीजो आ जाएगा। तो मीजो किस में है? सबसे लास्ट में, ए और बी में है। और मिश्मी सबसे पहले किस में है? बी में है। तो बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। लैटेराइट मृदा वृक्षों वाली फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। कारण क्या है? इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और पहला भी सही है। लैटेराइट मृदा वृक्षों वाली फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, सही है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। ए सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है, जो कि लौह अयस्क और पोटाश की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है दर्रा, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में। जेलेपला कहाँ है? जेलेपला सिक्किम में है। जेलेपला सिक्किम में है। जोजिला कहाँ है? जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और शिपकिला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में माना नीति ये सभी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? मतलब जिसको ITCZ कहते हैं, ITCZ। यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास होता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास होता है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें बड़े जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, ताप मंडल में। तो किस में पाई जाती है? वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? एल नीनो के सक्रिय होने से भारत में मानसून कमज़ोर होता है। ला नीना के सक्रिय होने से पश्चिम प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि हो जाती है। AR दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। AR दोनों सत्य है, आर की व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। AR दोनों सही है, आर की व्याख्या नहीं करता। एल नीनो के प्रभाव से भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है। ला नीना के सक्रिय होने से प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होती है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन फिर से अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण क्या है? भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। AR दोनों से आर की व्याख्या करता है। ये सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। AR दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। भारत विश्व में सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक नहीं है। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है दूसरे नंबर पर है। भारत सेकंड नंबर पर है, ब्राज़ील प्रथम पर है। ब्राज़ील गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मुख्य नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? कावेरी की सहायक नदी काबिनी है। कावेरी की सहायक नदी काबिनी है। कृष्णा की सहायक नदी कोयना है। गोदावरी की सहायक नदी प्रणहिता है। महानदी की सहायक नदी हंसदेव है। महानदी की सहायक नदी हंसदेव है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। कारण क्या है? यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और शुष्क ऋतु पाई जाती है। AR दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। AR दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, न कि पूर्वी ढलानों पर। कारण इसमें 2 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, ये सही है। दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है।
तो ना एक ना दो सही हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका के व्यापारिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण है और यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी करती है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कारण है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं, कारण क्या है? पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भूकंपीय तरंगों से धरातल पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव दिखता है? किन भूकंपीय तरंगों से धरातल पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव दिखता है? प्राकृतिक तरंग, द्वितीयक तरंग, धरातलीय तरंग, प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगों दोनों। तो किससे दिखता है? धरातलीय तरंगों से दिखता है सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव। धरातलीय तरंगों से सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव दिखता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती हैं? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें निकलती हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन। एक और तीन सही है, दो और चार सही है, एक दो चार सही है, दो तीन चार सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दो तीन चार सही है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज का उपयोग आभूषण के निर्माण में होता है? कौन से खनिज का उपयोग आभूषण के निर्माण में होता है? पायरोक्सिन, पाइका, ओलिविन। एक और दो सही है, दो तीन सही है, केवल तीन सही है, एक दो तीन तीनों सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओलिविन का प्रयोग होता है, ओलिविन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। ये जीवाश्म ईंधनों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। चिली का तट विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, मतलब तट है। एक और दो सही है, एक तीन सही है, केवल दो सही है, एक दो तीन तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो सही है, एक और दो सही है। और तीसरा जो है गलत हो जाएगा, शेल्फ बड़ा सागरी शेल्फ है, ये गलत हो जाएगा तीसरा। पहला दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप प्रवणता क्षेत्र से तापमान में तीव्र गिरावट प्रारंभ होती है। महासागरों के निचले भाग में सूर्य की ऊष्मा का परेषण संवहन की प्रक्रिया से होता है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा। महासागरों के निचले भाग में सूर्य की ऊष्मा का परेषण संवहन की प्रक्रिया से होता है। ताप प्रवणता क्षेत्र में तापमान में तीव्र गिरावट प्रारंभ होती है, तीव्र गिरावट प्रारंभ होती है। ये जो है गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार महीने में एक बार केवल अमावस्या के दिन आता है। ना एक ना दो, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अमावस्या बृहद ज्वार जो है महीने में दो बार आता है, लगभग महीने में दो बार आता है। पहला पूर्णिमा के समय आता है, दूसरा अमावस्या के समय, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धाराएं हैं? प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धाराएं हैं क्यूरोशियो, ओयोशियो, हम्बोल्ट। केवल एक सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्यूरोशियो। क्यूरोशियो जो है प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। यह जो है फिलीपींस द्वीप समूह के बाद जापान तट के साथ उत्तरी दिशा में बहती है, उत्तरी दिशा में बहती है। जबकि हम्बोल्ट जलधारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर में बहती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और ओयोशियो और क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है। ओयोशियो क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है जो बेरिंग जलडबरों मध्य से होकर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से कम है? बुध का, बृहस्पति का, पृथ्वी का, शनि का। तो किसका कम है जल के घनत्व से कम? तो शनि का जो है जल के घनत्व से कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि चिल्का है, ना एक ना दो, एक और दो दोनों, केवल दूसरा, केवल पहला। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि चिल्का झील है। भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर में नहीं, 39 लाख हेक्टेयर में फैला है। 39 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये वन सर्वाधिक मात्रा में स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ना एक ना दो, एक और दो सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। ये वन सर्वाधिक मात्रा में स्वच्छ जल क्षेत्र में नहीं पाए जाते। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं जो ज्वारीय प्रवाह की सक्रिय खाड़ियों आदि जगह पे आश्रय प्रदान किया जाता है इनको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है, सही है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस असम में है। इंद्रावती जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संकटपन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 1991 वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है हवा से, ऑक्सीजन से, वर्षा से, नाइट्रोजन से। तो किससे किया जाता है? वर्षा से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन क्या कहता है? हड़प्पाई लोग कांसे के औजार का प्रयोग करते थे। कारण क्या है? भारत में टिन का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। ए सही, आर गलत है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता, ये गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है।
ये सही है, किंतु आर गलत है। भारत में टिन का उत्पादन नहीं होता था, टिन का उत्पादन नहीं होता था। प्राचीन काल में इसकी उपलब्धता कम थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन अभिकथन का अगला क्वेश्चन भी है। अभिकथन क्या कहता है? सातवाहन शासकों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए। कारण क्या है? इन शासकों को अधिकांश शीशा राजस्थान के खैत्री से प्राप्त होता था। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। ए सही आर गलत है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता है, ए गलत है, किंतु आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। सातवाहन शासकों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए, शीशे के सिक्के जारी किए। राजस्थान के खितरी से शीशा नहीं प्राप्त हुआ था, यहाँ से तांबा प्राप्त हुआ था, तांबा। और शीशा सर्वाधिक आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया गया था, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से सर्वाधिक मिलता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से किन पशुओं का अंकन मिलता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से किन पशुओं का अंकन मिलता है? गाय के, घोड़ा के, भैंस का, गैंडा का। गाय का, घोड़ा का, भैंस का, गैंडा का। 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा भैंसा और गैंडे का मिलता है। भैंसा, गैंडे के अलावा हाथी, हाथी, बाघ, बाघ, बाघ भी मिलते हैं। अगला है, ऋग वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है पूछा है। ऋग वैदिक काल से संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? राजा को समिति द्वारा चुना जाता था। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी प्रजापति होता था। 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, न 1 न 2, केवल दूसरा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऋग वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक होता था, न कि उन्हें चुना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में गाते समय अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है गाते समय अनुष्ठान का उल्लेख। अगला है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्मावलंबियों ने वाणिज्य और व्यापार करने वाले की संख्या अधिक है। जैन धर्मावलंबियों में वाणिज्य और व्यापार करने वालों की संख्या अधिक है। 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, न 1 न 2, केवल 1 सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। जैन धर्मावलंबियों ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा है, इसमें दिया है नहीं किया है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है? सुत्त निपात में, त्रिपिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में। तो किस में कहा गया है गाय को? वो कहा गया है सुत्त निपात में कहा गया है, सुत्त निपात में कहा गया है। सुत्त निपात जो है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य और बिहार का निर्माण मौर्योत्तर काल में किया गया था। चैत्य और बिहार का निर्माण मौर्योत्तर काल में किया गया था। करले पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा मशहूर चैत्य है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न 1 न 2। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। चैत्य और बिहार का निर्माण मौर्योत्तर काल में नहीं हुआ था, ये जो है ये सातवाहन काल में हुआ था। सातवाहन काल में किया गया था।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो शिल्पाधिकारम ग्रंथ किस विषय से संबंधित है, ये व्याकरण से संबंधित है। तिरुकुरल ये दर्शन संबंधित है। शिल्पाधिकारम तोलकप्पियम व्याकरण संबंधित है। तिरुकुरल दर्शन संबंधित है। शिल्पाधिकारम जो है ये अर्थशास्त्र नहीं बल्कि प्रेम कथा से संबंधित है, प्रेम कथा से। और मणिमैकले जो है वणिक कथा से है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सी वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला है मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। हुमायूं के काल में, अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में। तो जहांगीर के काल में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जहांगीर के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। अकबर के शासनकाल की बात करें तो अकबर के शासनकाल में 1560 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें गर्भगृह विमान शैली में निर्मित होते थे। इनका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। एक और दो सही है, केवल दो सही है। नायक नदो केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल एक सही है। इनके गर्भ विमान शैली में निर्मित हुए हैं, इनके गर्भ विमान शैली में निर्मित हुए हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम कैलाश मंदिर है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट उदाहरण की बात करें तो राजराज प्रथम और तंजौर में बनवाया गया है। तंजौर में तो दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने दारुल सफ़ा की स्थापना की। किस सल्तनत कालीन शासक ने दारुल सफ़ा की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने की दारुल सफ़ा की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अंगद ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोबिंद सिंह ने। तो किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना 1604 ईस्वी में की थी, संकलित किया था। और गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु थे। इनके पिता का नाम तेग बहादुर था। इनके पिता का नाम तेग बहादुर था जो 9वें गुरु थे। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जीवित गुरु घोषित किया गया था 1708 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने शांति की स्थापना के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। किस सल्तनत कालीन शासक ने शांति की स्थापना के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अली मर्दान खान ने। तो किसने अपनाई थी, वो था बलबन था। बलबन ने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम नागरिक सेवा का आरंभ लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है। नायक नदो केवल एक सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और सर्वप्रथम नागरिक सेवा का आरंभ वेलेस्ली ने नहीं किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1786 में। और इन्होंने ही 1793 में बंगाल में प्रथम बार अस्थाई बंदोबस्त लाया था। अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने ही लाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कब थी? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिया है वडगांव की संधि। वडगांव की संधि हुई कब थी? वडगांव की संधि ये हुई थी 1779 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में। सूरत की संधि कब हुई थी? ये 1775 में। और सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई 1782 में। और इसके बाद पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। 1776 में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सबसे पहले सूरत की संधि हो जाएगी, उसके बाद पुरंदर की संधि, उसके बाद बड़गांव की संधि, उसके बाद सालबाई की संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्रह्मी लिपि, अरमाइक, खरोष्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर? वो है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। कहाँ हुआ था? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। पाबना विद्रोह 1873 और 85 के बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये जो है बंगाल में हुआ था। पाबना विद्रोह बंगाल में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? ये 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर में अहोम विद्रोह हुआ था। रंगपुर में। और कुकी विद्रोह, कुकी जो है 1917 से 1919 के बीच हुआ था मणिपुर में। कुकी जनजाति भी मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये जो है 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में रनाडे के द्वारा की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन
ये जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्र बोस आनंद बोस के द्वारा। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 66। उसके बाद आ जाइए दूसरे में आ जाइए पूना समिति में 1870। उसके बाद आ जाइए तीसरे में 1876। उसके बाद आ जाइए पहले में 1885। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। मैडम HP ब्लावास्की एवं कर्नल HL अल्काट के नेतृत्व में थियोसोफिकल आंदोलन का संपूर्ण भारत में विस्तार किया गया। मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल HS अल्काट के नेतृत्व में थियोसोफी आंदोलन का संपूर्ण भारत में विस्तार किया गया। कारण क्या था? थियोसोफिस्ट हिंदू और बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ये सही है, आर गलत है। ये गलत है, आर सही है। ये आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, ये आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये गलत है, आर सही है। ये गलत है, आर सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल H अल्काट द्वारा किया गया था। और यह दोनों भारत में 1886 ईस्वी में मद्रास के करीब अडयार में उन्होंने सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की थी। और थियोसोफी आंदोलन जिसमें दिया हुआ है, थियोसोफी आंदोलन जो है ये एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1893 में शुरू किया गया था। तो थियोसोफी आंदोलन शुरू किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, दोनों लोगों ने। इसलिए पहला गलत हो जाएगा, परंतु दूसरा सही होगा। थियोसोफिस्ट हिंदू और बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, बायकोम सत्याग्रह ये जो है 1924 से 25 के बीच में हुआ था केरल में। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? यह ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसके नेतृत्व में इसका नेतृत्व टी के माधवन द्वारा किया गया था। ए और दो दोनों सही है, एक केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो, केवल पहला सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। यह जो है यह ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये जो है गलत है। यह एक मंदिर प्रवेश की मांग के लिए, अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग के लिए चलाया गया था नयनार जनजातियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1839 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? पहला और दूसरा, केवल दूसरा, ना एक ना दो, केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा? कानपुर अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन। तो किस में कहा था? लखनऊ अधिवेशन में कहा था, जो 1916 में आयोजित किया गया था। 1916 में आयोजित किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अहमदाबाद मील हड़ताल ये कब हुआ था? ये जो है 1918 में। असहयोग आंदोलन
ये 1920-22 के बीच हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले चंपारण हुआ था 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद 1918 में, उसके बाद खेड़ा 1918 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन 2022 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द फ्री इंडियन लीजन के नामक सेना के संस्थापक थे? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना के संस्थापक कौन थे? रासबिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राशिद अली। तो कौन थे इसके संस्थापक? थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास प्राधिकरण अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों को शामिल किया गया है? आगरा को, प्रयागराज को, कानपुर को, अलीगढ़ को। केवल 1 2 सही है, केवल 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश के 2 स्थान को शामिल किया गया है, आगरा और प्रयागराज को। एक है उत्तराखंड का खुरपिया को शामिल किया गया है। पंजाब के राजपुरा को शामिल किया गया है, राजपुरा पटियाला को। महाराष्ट्र के दीधी को शामिल किया गया है। केरल के पलक्कड़ को शामिल किया गया है, पलक्कड़ को। और बिहार के गया को शामिल किया गया है। तेलंगाना के जहीराबाद को शामिल किया गया है, जहीराबाद को शामिल किया गया है। और आंध्र प्रदेश के वारकल को शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के 2 जगह वारकल और कोपर्थी को शामिल किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। तो कौन सा राज्य बना है? ये जो है उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया? पुष्कर सिंह धामी ने। इसके 4 सूचकांक हैं। पहला है वायु, दूसरा जल, तीसरा मृदा, चौथा वन। 4 इसके कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले संस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले स्थान पर कौन है? IIT मद्रास है। दूसरे स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। तीसरे स्थान पर कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है। चौथे स्थान पर IIT दिल्ली है। 5वें पे IIT कानपुर है, IIT कानपुर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची के संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। न 1 न 2, 1 और 2 दोनों, केवल 1 केवल 2। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2
दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्नति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्नति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार के सृजन के लिए प्रारंभ की गई है। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्य के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। ना एक ना दो, केवल एक, केवल दो। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों सही होगा। अगला है, महिला निर्यातक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला निर्यातक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में की गई थी। इसके अंतर्गत $50 मिलियन की राशि जमा की गई है। केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूछा है कौन सा गलत है। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। आंकड़ों की गणना आधार वर्ष 11-12 के मूल्यों पर की गई है। इसके अनुसार शहरी भारत में अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 3773 रुपये है। प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है। तो कौन सा असत्य है? सी वाला जो है असत्य है, बाकी सभी सही है। बाकी सभी सही है। औसत मासिक दर जो है, औसत मासिक दर इतना नहीं है। औसत मासिक दर जो है ये ग्रामीण का दिया हुआ है, शहरी का है 4559 रुपये, शहरी का है, ये ग्रामीण का है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने टॉप अचीवर्स का दर्जा प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो किसने प्राप्त किया है टॉप अचीवर्स का? तो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर्स का दर्जा प्राप्त किया है। अगला है, सितंबर 2024 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024, टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ दिया हुआ है देश दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। एप्पल जो है कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है। एप्पल अमेरिका की है। एक्सचेंजर आयरलैंड की है। BMW ग्रुप जर्मनी की। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें बोई जाने वाली फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं का है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किया जाता है। एक सही है, ना एक ना दो, दो सही है, एक और दो दोनों सही है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा 24% कृषि भूमि पर पैदा होती है। यूपी के 24% कृषि भूमि पर पैदा होती है। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में नहीं बल्कि गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होता है। गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के राज्यपाल भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्य के मुख्यमंत्री, उपयुक्त पदाधिकारियों का उच्च से निम्न की ओर वरीयता क्रम निर्धारित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वरीयता क्रम निर्धारित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपका आएगा कालक्रम में राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है।
तब प्रधानमंत्री आता है, तब प्रधानमंत्री आता है, तब राज्यपाल आते हैं, तब राज्यपाल आते हैं, तब भूतपूर्व न्यायाधीश आते हैं, भूतपूर्व न्यायाधीश आते हैं, उसके बाद उप प्रधानमंत्री आता है, उप प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश आता है। तो इसमें सबसे पहले राज्यपाल आ जाएंगे, उसके बाद आपके आएंगे मुख्य न्यायाधीश, 16वें मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएंगे राज्य का मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्य सभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की साझा नदी परियोजना है? रेहंदबाद बहुउद्देशीय परियोजना, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, माता टीला, ये दोनों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की साझी परियोजना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है, चंबल नदी क्षेत्र है। लखनऊ के कुकरेल में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2020 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, केवल 1 सही है, न 1 न 2, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। घड़ियाल के पुनर्वास के लिए कुकरेल वन तथा बहराइच के कतरनिया घाट में कृत्रिम निषेचन द्वारा बच्चे पैदा कर उनका पालन पोषण करना है। और ये जो है 2020 में नहीं घोषित किया गया था, ये 2016 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ खनिज दिया और दूसरी तरफ स्थान है, खनिज है, दूसरी तरफ स्थान है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बांदा में। सेलखड़ी कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में, सेलखड़ी हमीरपुर में पाया जाता है। और तांबा ललितपुर पाया जाता है। चूने का पत्थर मिर्ज़ापुर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों पर विचार कीजिए। इनके बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम चुनिए, बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम चुनिए। तो सबसे कम किसका है? ललितपुर, उससे ज़्यादा सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद महोबा, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद महोबा। तो न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं यही। ललितपुर का कितना है? 242, सोनभद्र का 270, हमीरपुर का 272, महोबा का 279। सबसे ज़्यादा इसका है, सबसे कम इसका है 242। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सरकी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, आगरा का ताजमहल, जौनपुर का टाला मस्जिद। 1 2 सही है, 2 3 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अटाला, जौनपुर की अटाला मस्जिद सरकी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले ठुमरी गायन, ठुमरी गायन जो है बनारस घराना से संबंधित है। ध्रुपद गायन अतरौली घराना से संबंधित है। कत्थक जो है लखनऊ घराना से संबंधित है। ख्याल गायन जो है इटावा से नहीं संबंधित है, ये जो है बनारस, बनारस जो है बनारस और लखनऊ से संबंधित है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में, सहारनपुर में। तो शाकंभरी जो है सहारनपुर में किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में की गई थी। इस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक उत्तर प्रदेश के राम प्रसाद बिस्मिल थे, केवल 1 सही है, न 1 न 2, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये लखनऊ में नहीं की गई थी, कानपुर में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी 1924 में। 1924 में इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल थे। इसका मुख्यालय जो है आगरा था।
मुख्यालय आगरा था। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। कारण क्या है? भारत में आय का असमान वितरण एवं उच्च बेरोजगारी है। ये गलत है, आर सही है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2021 में 135 से उन्नत होकर 2022 में 134 हो गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 1921 में 130 की तुलना में 1922 में 132 हो गई है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो, एक और दो दोनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही हो जाएगा। केवल एक सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में 2021 में 191 देशों में 135वें स्थान पर था भारत। इसलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे अभिकथन दिया हुआ, अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। कारण क्या है? भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ये सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में स्वीडन को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में भारत को सबसे तेजी से सुधार करने वाले उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। एक और दो दोनों सही है, एक तीन सही है, केवल दो सही, एक दो तीन तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर नहीं है। इस सूचकांक में भारत जो है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 133वें स्थान पर है। 133वें स्थान पर है। उनतालीसवें स्थान पर है। 133वें स्थान 39वें स्थान पर है। ये दूसरा सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत होगा। ये जो है इसका 14वां वर्ष वो स्वीडन को लगातार 14 वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये जो है गलत होगा, स्वीडन को नहीं, स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को 14वां स्थान प्राप्त हुआ, 14 वर्ष में प्रथम स्थान। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा। भारत को 39वां स्थान प्राप्त है। इसमें टोटल 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसमें से भारत 39वें स्थान प्राप्त है भारत को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में वर्ष 2050 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकता है। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। इस सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर है। भारत ने अब तक 74.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। 1-4 सही है, 2-3 सही है, 3-4 सही है, 1-2-3-4 चारों सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। इस सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर है। भारत 129वें स्थान पर है। और विश्व में जो है 2050 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, 2158 तक है। और भारत में अब तक 74.1% लैंगिक अंतराल नहीं है, ये 64.1% है। लैंगिक अंतराल को समाप्त कर चुका है, 64.1% है, इसलिए चौथा और पहला गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? 174वें स्थान पर, 175वें, 176वें, 177वें। तो कौन से स्थान पर है भारत? भारत 176वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसको जारी कौन करता है?
इसको जारी जो है पर्यावरण प्रतिष्ठा सूचकांक येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण, समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन की थीम थी सामाजिक और संस्थागत व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के 5 वर्षों की अवधि में कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? बजट 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए 5 वर्षों की अवधि में कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो कितने बच्चों को दिया जाएगा? 20 लाख युवाओं को दिया जाएगा। अगला है, संघीय बजट 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पिछले बजट की तुलना में मनरेगा के आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले बजट की तुलना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। 1 और 2 दोनों सही है, 1 सही है, केवल 2 सही, 1 और 2 दो, ना 1 ना 2। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वित्तीय संस्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो औद्योगिक विकास बैंक, ये इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। एक्सिम बैंक की स्थापना 1972 ने 1982 में की गई थी। इसी के समय नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में। फिर आईडीबीआई बैंक ये 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। औद्योगिक विकास बैंक, इसी को आईडीबीआई बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया। 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, ना 1 ना 2, केवल 2 सही है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला सही है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को पुनः लागू हुआ। 1950 को पुनः लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? के.एम. मुंशी ने कहा था, नजीरुद्दीन अहमद ने, ग्रेविल ऑस्टिन ने, लॉर्ड विस्काउंट ने। तो ग्रेनविल विलियम ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ भाग है, दूसरी तरफ विषय है। एक तरफ भाग है, दूसरी तरफ विषय है। भाग 8 में क्या है? संघराज क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 14 में लोक सेवा आयोग है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। आपात संबंध संबंधित है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेषता है, दूसरी तरफ देश है। कौन सी विशेषता सही नहीं है पूछा है। तो परमाधिकार रिट कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यूके के संविधान से, ना कि अमेरिका के। तो यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से।
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। डीपीएसपी भी आयरलैंड से ली गई है। डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं परिवीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत संग्रह। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। अगला है अभिकथन और कारण है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। कारण क्या है? संविधान में अन्य राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए से आर गलत है, गलत है, आर सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। आबद्ध अपराध से दोष सिद्ध के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, गलत है। सिविल मामलों में पूर्व व्यापी दंड लगाया जा सकता है, सही है। यह अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाता है, सही है। एक अपराध के लिए एक बार दंडित। अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? केवल पहला गलत है। इसमें केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के तहत ये भारत का नागरिक हो या अन्य कोई देश का नागरिक हो, सभी को प्राप्त है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो एक समान सिविल संहिता यह है। लोक स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार ये नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण है। बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण जो है ये 48 में है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये 45 में है, 45 में है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो बी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? राज्य विधान परिषदों का निर्माण करना, नागरिकता की समाप्ति, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सही है? 1 2 3, 1 2 3 ये सब साधारण बहुमत से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिकाओं के विधि बनाने संबंधी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। कारण क्या है? संसद एवं राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि में टकराहट हो सकती है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत है, गलत है, आर सही है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक गलत है किंतु आर सही है। आपातकाल प्रभावित हो जाए तो संसद वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में शक्तियां अधिकृत कर लेती है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की समान मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन उनमें टकराव की स्थिति में संसद का कानून हावी हो जाता है, निलंबित नहीं होता। पहला गलत हो जाएगा इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपतियों का चयन निर्विरोध हुआ है? तो एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, के एन नारायण, केवल एक 2, केवल 1 2 3, 1 2 3 4। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 3 तीनों लोगों का निर्विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण है, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो वह उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई भी मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। यार दोनों से आरे की व्याख्या करता है। यार दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही, यार गलत है, गलत है, आर सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यार दोनों से आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में संसद में चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, ना 1 ना 2, केवल 2 सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों सही है।
गठन के आधार पर पंचायती राज समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? गठन के आधार पर पंचायती राज समितियों में कौन सा क्रम सही है? तो GVK राव, LM सिंघवी, अशोक मेहता नहीं। सबसे पहले समितियां देख लेते हैं कब कब गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति कब हुई थी? 1957 में। अशोक मेहता कब हुई थी? 1977 में। अशोक मेहता राव समिति, JVK राव समिति कब हुई? तो 1985 में। LM सिंघवी समिति कब हुई थी? 1986 में। थुंगन समिति 1988 में। तो सबसे पहले कौन होगा? अशोक मेहता, JVK राव, LM सिंघवी, तब थुंगन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किन लेखाओं के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है? विनियोग लेखा, वित्तीय लेखा, सरकारी उपकरण संबंधी लेखा, सांकेतिक कटौती संबंधी लेखा। तो कौन सा देता है? सरकारी उपकरण संबंधी लेखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वित्तीय लेखा भी देता है, विनियोग लेखा भी देता है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? गोवा का है। गोवा का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद केरल है, उसके बाद नागालैंड है। नागालैंड का निगेटिव में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विघटन और कारण है, भारत की गणना जननांकीय लाभांश वाले देशों में किया जाता है। भारत में प्रौढ़ आयु वर्ग के लोगों की बहुलता है। AR दोनों से आरे की व्याख्या करता है। AR दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ये सही आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, AR दोनों से आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात शिशु लिंगानुपात में लगातार ह्रास की स्थिति दिखाई देती है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात दशक वर्ष 1991-2001 के दौरान देखा गया है। एक और दोनों सही है, केवल एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो किस राज्य में है? राजस्थान में है। जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। उसके बाद आ जाइए मिजोरम का है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद नागालैंड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना अभिकेंद्रीय बल के कारण नहीं होती है? ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा कुएं पर बल लगाना, मोड़ पर कार के पहिए एवं सड़क के मध्य लगने वाला बल, साइकिल द्वारा कीचड़ को स्पर्श रेखीय रूप से ऊपर फेंकना। तो पूछा है कौन सही नहीं है? तो बी वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपकरण दिया और दूसरी तरफ ऊर्जा का परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, इंजन ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला है, भू अस्थायी उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। इसका उपयोग मौसमी संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 103 क्वेश्चन किया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।